इसका मतलब ये हुआ कि तो वो जन्म ही परिवार में लेता है, वो परिवार से बाहर, तो तब फिर परिवार तो एक तरह से प्रारंभिक इकाई अपने आप हो गई, क्योंकि बालक अकेला जन्म नहीं लेता है। समाज अपने आप अदृश्य इकाई है, बनी हुई इकाई है, क्योंकि परिवार जो है वो समाज में रहता है। परिवार अकेला नहीं रहता है कि कुल मिला करके सारी दुनिया में एक परिवार है 3 लोगों का, ऐसा तो है नहीं। तो वो समाज में रहता है और समाज की व्यवस्था के लिए राज्य भी है। तो जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही 3 स्वाभाविक इकाइयों के साथ उसका संबंध हो जाता है, परिवार, राष्ट्र, समाज। इन तीनों के साथ उसका स्वाभाविक संबंध हो जाता है। अब दिक्कत ये पैदा होती है, कब पैदा होती है कि जब कोई इकाई तीनों में से ऐसा मान लेती है कि ये जो बालक है ये पूरी तरह हमारा है। तो वर्तमान समय में अगर हम लोग विचार करें तो तीनों इकाइयां आपस में उलझ गई है। परिवार कहता है कि बच्चा हमारा है पूरा 100%, राज्य कहता है कि ये पूरा हमारा है, राज्य उस पर से पूरा अधिकार करता है। परिवार से क्या मतलब है? परिवार तो केवल देखभाल करने के लिए है तो हमारा। समाज कहता है कि पूरा हमारा है, क्योंकि हम तो राज्य से भी ऊपर हैं, हम तो परिवार से भी ऊपर है, सबसे ऊपर हम हैं, तो ये बच्चा हमारा है। ये तीनों आपस में झगड़ते रहते हैं हमेशा। आज तक क्लियर नहीं हो सका कि बालक कितने प्रतिशत परिवार का है, कितना दबाव परिवार दे सकता है, कितना राज्य है, कितना समाज है। इन तीनों का आज तक निपटारा नहीं हो सका और ये निपटारा नहीं होने के कारण ही सारी समस्या है। अब ये क्यों है झगड़ा? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजीवन, इन दोनों का आपस में तालमेल समाजशास्त्र है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमेशा रहती है और सहजीवन भी जरूरी है समाज के साथ, उसको जुड़ना ही पड़ेगा। और जब व्यक्ति किसी के साथ जुड़ गया तो उसकी स्वतंत्रता अपने आप ज्वाइंट संयुक्त हो गई। उसकी फिर तो उसकी स्वतंत्रता रहेगी नहीं अपनी तो। लेकिन सारी स्वतंत्रता संयुक्त होते हुए भी व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को परिवार नहीं छीन सकता है, सरकार भी नहीं छीन सकती है। इसलिए व्यक्ति परिवार का ही पूरी तरह हो जाए ऐसा संभव नहीं है कि पूरी तरह परिवार का हो जाए, क्योंकि उसकी जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा भी कोई ना कोई करेगा ना। ये सुरक्षा करना सरकार का काम है, ये सुरक्षा करना समाज का काम है। इसलिए व्यक्ति की देखभाल करने में सरकार और समाज की भी अपनी भूमिका है, उसको इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन परिवार समझता है कि तो पूरा हमारा है, ये पूरी तरह गलत है। लेकिन राज्य समझता है कि पूरा हमारा है। तो ये एक भ्रम फैला हुआ है और ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। अब हम लोग विचार करें कि परिवार व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। 3 तरह की स्थितियां मानी गई हैं व्यक्ति की। एक होता है स्वशासन, एक होता है अनुशासन और एक होता है शासन। स्वशासन जो होता है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है, अनुशासन जो होता है वो परिवार का होता है और समाज का होता है, और शासन जो होता है वो राज्य का होता है। शासन मतलब दंड, और अनुशासन का मतलब होता है कि व्यक्ति दूसरों की नाराजगी से डर करके ठीक काम करे, अनुशासन।
माने दंड से नहीं, व्यक्ति अगर दंड के कारण माने भयभीत है तो वो अनुशासन नहीं है, वो तो शासन है। तो व्यक्ति दूसरों की नाराजगी के कारण वह ठीक से रहे, काम करे, उसको कहते हैं अनुशासन। और स्वशासन क्या है कि व्यक्ति स्वयं समझे कि अब क्या उचित है क्या अनुचित है। जब वो स्वयं समझने लगता है और स्वयं समझ करके सही गलत का निर्णय करता है तो उसको हम मानते हैं स्वशासन। और जब कोई व्यक्ति अपने परिवार और समाज के एक तरह से नाराजगी के डर से, डंडे के डर से नहीं, नाराजगी के डर से अगर वो सही करता है तो उसको कहते हैं अनुशासन। और जब वह मारपीट या डंडे के डर से कुछ करता है तो उसको हम लोग कहते हैं शासन। तो अगर व्यक्ति सीधा सरकार के साथ जुड़ गया तो बीच में अनुशासन खत्म हो गया, और ये उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। जैसे एक मान लो कि एक हम लोग नोट गिन रहे हैं, लाखों रुपया है और उसको गिनना है कि ये कितना है। अगर हम लोग 100 की गड्डी नहीं बनाएंगे, 1000 की गड्डी बनाएंगे, फिर 10 का 1000 का एक गड्डी बना देंगे, तब गिनना सुविधाजनक होगा। और अगर आप ऐसे ही गिनते चले जाएंगे और उसमें घट गया 2 रुपया, तब कैसे होगा? फिर सारा नोट फिर से गिनो, ये संभव नहीं है। अगर भूसे के ढेर में एक अगर सुई घुस गई तो उस सुई को भूसे के ढेर से खोजना आसान नहीं है, उसको अलग अलग टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसलिए परिवार व्यवस्था बहुत जरूरी है समाज व्यवस्था के लिए। अगर परिवार व्यवस्था बीच में नहीं होगी तो व्यक्ति सीधा सीधा हो जाएगा सरकार के साथ, तो न उस पर कोई अनुशासन रहेगा, न उसको किसी का लिहाज रहेगा, न डर रहेगा, और इसलिए ये अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए परिवार व्यवस्था बहुत जरूरी है कि हम लोग क्रम से धीरे धीरे ऊपर, जब कोई नहीं मानेगा भाई परिवार उसको समझाएगा, अनुशासित करेगा, नहीं मानेगा समाज कुछ उसको समझाएगा। जब कोई फिर भी नहीं मानेगा, अंत में कोई व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा, तब उसको दंड से या उसको दंड दिया जाएगा। दंड अंतिम बात है। और अगर परिवार व्यवस्था नहीं होगी तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है। व्यक्ति जो होता है ये समाज के साथ जुड़ता क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति को सुरक्षा भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए। तो सुरक्षा और सुविधा उसको दोनों चाहिए, तो उसको परिवार के साथ जुड़कर रहना चाहिए। सबसे पहली सुरक्षा कौन देगा? परिवार देगा। परिवार एक संगठन है, तो परिवार सबसे पहले सुरक्षा देता है। परिवार से नहीं होगा तो गांव देगा, गांव समाज की दूसरी इकाई है। और जब सब कोई कहीं से नहीं होगा तो सरकार देगी लास्ट में। तो सुरक्षा और सुविधा, इन दोनों के लिए हम लोगों को परिवार के साथ जुड़ना पड़ता है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही हम लोग समाज के साथ जुड़ते हैं। अब इसमें कहाँ अव्यवस्था कहाँ पैदा हुई वो मैं बता रहा हूं कि शुरू में कैसा था हम नहीं कह सकते हैं, शुरू में कैसा भी रहा होगा, लेकिन जो बाद में बना और अभी जो दिख रहा है, ये दो अलग अलग समानांतर व्यवस्थाएं दिख रही हैं। एक व्यवस्था है परिवार, परिवार के आगे गए तो गांव, गांव के आगे जिला, प्रदेश, राष्ट्र, राष्ट्र के ऊपर समाज, एक व्यवस्था है।
लेकिन एक दूसरी व्यवस्था भी चल रही है, भारत में भी चल रही है, दुनिया में भी चल रही है एक दूसरी व्यवस्था, और वो व्यवस्था है परिवार, कुटुंब, जाति, वर्ण, धर्म, समाज। अब ये व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सी व्यवस्था ठीक है। परिवार, गांव, जिला, राष्ट्र की व्यवस्था ठीक है अथवा जाति, वर्ण, धर्म की व्यवस्था ठीक है, ये तय नहीं हो पा रहा है। और इसलिए सारा हौच पौच हो गया। धर्म समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं, राष्ट्र समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं, कुटुंब समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं, गांव समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं। ये विवाद पैदा हो गया। मेरे विचार से ये विवाद तब पैदा हुआ जब धर्म की परिभाषा बदल गई। धर्म कोई संगठन तो होता नहीं था पुराने जमाने में। धर्म तो एक मार्गदर्शन था लोगों के लिए। धर्म कोई संगठन नहीं था। धर्म किसी को सुरक्षा नहीं देता था। धर्म तो केवल लोगों को मार्गदर्शन करता था बस। तो धर्म जब संगठन बनने लग गया, सुरक्षा में घुस गया, तो सुरक्षा देना तो समाज का काम था, गांव का काम था, जिले का काम था, सरकार का काम था सुरक्षा देना। धर्म सुरक्षा देने लग गया। जाति संगठन बन गई। जाति भी मार्गदर्शन के लिए थे। ये जाति वर्ण जो थे ये व्यवस्था के अंग थे। ये व्यवस्था के अंग न रह करके और ये व्यवस्था में सहायक, इनको सहायक होना चाहिए था व्यवस्था में, तो ये स्वतंत्र अपना मानने लग गए। अब हम लोग इस बात पर विचार करें कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। मेरे विचार से हमारी व्यवस्था परिवार, गांव, जिला, राष्ट्र, विश्व, इस व्यवस्था को मान लेना चाहिए। और ये जो धर्म जाति वाली व्यवस्था है इसको संगठनात्मक स्वरूप न देकर के इसको मार्गदर्शन तक सीमित रखना चाहिए। इस व्यवस्था को हमको मानना चाहिए कि ये व्यवस्था हमारी ठीक है। इस व्यवस्था के बिना नहीं चलेगा। अब अगर हम लोग दुनिया में विचार करें कि दुनिया में क्या व्यवस्था है, तो दुनिया में जो पश्चिम की व्यवस्था है उस व्यवस्था में व्यक्ति और समाज सीधा, उसमें परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। पूरे पश्चिम में सीधा व्यक्ति से समाज है। वहां पर व्यक्ति, समाज और समाज के नीचे राष्ट्र, वहां पर सरकार वहां समाज के नीचे मानी जाती है। पश्चिम में समाज मिलकर के सरकार बनाता है, समाज नियंत्रित करता है। तो व्यक्ति और समाज है वहां पश्चिम में। भारत में व्यक्ति, परिवार, समाज, त्रिस्तरीय व्यवस्था है भारत में। मुस्लिम देशों में अगर हम जाएंगे तो वहां पर व्यक्ति, परिवार और धर्म, मुस्लिम देशों में समाज को मान्यता प्राप्त नहीं है। पश्चिम में समाज को मान्यता प्राप्त है, धर्म को मान्यता नहीं है पश्चिम में। लेकिन मुस्लिम देशों में धर्म सबसे ऊपर आ गया समाज की जगह। साम्यवादी देशों में अगर जाएंगे तो वहां पर व्यक्ति, फिर बीच में परिवार भी नहीं, व्यक्ति और सीधा सरकार। न उसमें कहीं समाज है, न उसमें कहीं परिवार है, न धर्म है, न जाति है। वहां सब एकदम अलग व्यवस्था है। तो मेरे विचार से हम लोगों की जो भारत की व्यवस्था है, व्यक्ति, परिवार, समाज, ये व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। और अभी तक ये व्यक्ति, परिवार, समाज की व्यवस्था सबसे सफलतापूर्वक चल रही है। ये कोई हजारों वर्षों का मामला नहीं है, ये तो शुरू से चल रहा है।
व्यक्ति परिवार समाज, और ये सफलतापूर्वक चल रही है। और धीरे धीरे दुनिया के देश भी इस तरफ बढ़ रहे हैं, व्यक्ति परिवार समाज की तरफ। अब जैसे चाइना वगैरह भी धीरे धीरे परिवार व्यवस्था को की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पहले वो लोग कम्यून बना रहे थे, लेकिन अब वो इस दिशा में बढ़ने लग गए हैं। धीरे धीरे हमको लगता है कि पश्चिम भी इस दिशा में बढ़ेगा, पश्चिम भी। लेकिन भारत इस मामले में क्लियर है। अब देखिए, आप लोगों को एक बात ये और बता दें कि भारत और इन बाकी लोगों में क्या फर्क है। तो जो मुस्लिम देश है वहां व्यक्ति परिवार धर्म, लेकिन व्यक्ति को वहां मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यक्ति को धार्मिक संपत्ति माना जाता है मुस्लिम देशों के। ये नया तुम लोगों को सबको लगेगा कि ये कहां से आपने एक बात घुसा दी। तो पश्चिम के देशों में तो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यक्ति मौलिक इकाई है, व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। वहां मुस्लिम देशों में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो तो धार्मिक संपत्ति है। कम्युनिस्ट देशों में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि साम्यवादी देशों में व्यक्ति राष्ट्रीय संपत्ति है। और भारत में और पश्चिम के देशों में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये बहुत बड़ा अंतर है दुनिया की व्यवस्थाओं में। तो इसलिए हम लोग भारत की व्यवस्था को पूरी तरह से आदर्श मान रहे हैं कि ये आदर्श व्यवस्था है, लंबे समय से चल रही है और सफलतापूर्वक चल रही है। कहीं अभी तक हम लोग कहीं इसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि हम सिर झुकावें अपनी व्यवस्था का। अब इसमें गड़बड़ी कहां से पैदा हो गई भारत में कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद यहाँ जिन लोगों ने शासन संभाला, खास करके पंडित नेहरू और भीमराव अंबेडकर, दो का हम नाम आपके सामने लेंगे। ये दोनों पश्चिम से पढ़ करके आए थे और पश्चिम में परिवार व्यवस्था थी नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने गड़बड़ किया, जानबूझकर किया कि क्या किया पता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के भारत में जो भारत की व्यवस्था बनाई, इसमें से परिवार को निकाल दिया, गांव को निकाल दिया, जिले को निकाल दिया संविधान से, और घुसाया क्या, घुसा दिया जाति धर्म। ये उस लाइन पर चले। भारत में जो ये पंडित नेहरू वगैरह जो थे, ये लोग इस लाइन पर चले, लेकिन ये भूल गए कि ये जाति और धर्म में भी परिवार था। लेकिन ये लोग परिवार को भी उड़ा दिए एकदम, व्यक्ति के ऊपर जा। तो व्यक्ति को ये लोग एक इकाई बना दिए और उसके ऊपर में जात ला दिए, धर्म ला दिए, और धर्म को और जात को ये लोग संगठन बना दिए। अब इन लोगों ने मूर्खता की कि धूर्तता थी, वो बात का विषय, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो किया इन्होंने, सारी समस्याएं यहां से पैदा कर दी कि परिवार को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, कानूनी मान्यता दे दी। अब ये संवैधानिक और कानूनी भी अलग अलग है पूरा। और ये सारा जो परिवार व्यवस्था टूट रही है, उसका सिर्फ एक महत्वपूर्ण कारण है कि परिवार को संवैधानिक मान्यता न दे करके इन लोगों ने जाति और धर्म को संवैधानिक मान्यता दे दी। और यहां से परिवार व्यवस्था का सारा, ये तो बड़े इतना लंबे समय से भारतीय समाज व्यवस्था में परिवार शब्द है और परिवार व्यवस्था है कि अभी तक इतने साल, 70 साल बीत गए, अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। इन लोगों ने तो कुचक्र रच दिया था कि ये बस फटाफट खत्म होने वाला है। ये इन लोगों ने सारी परिवार की डिफिनीशन बदल दी। इन लोगों ने क्या परिभाषा कर दी परिवार की? परिवार जो है, ये हम लोगों की परिभाषा है संयुक्त परिवार। लेकिन ये लोग संयुक्त परिवार को बना दिए सम्मिलित परिवार,
और इस पर फिर मैंने एक सप्ताह बाद तो पूरी और चर्चा होगी, लेकिन संयुक्त परिवार की परिभाषा को बदल दिया गया। इतना टेक्निकल पॉइंट है जो कहीं तुम लोगों को पता नहीं चलेगा सुनने से कि इसमें क्या अंतर है दोनों का। ये घपला इन लोगों ने किया, बड़े चालाक थे लोग, दोनों आदमी, पंडित नेहरू और अंबेडकर, ये दोनों चालाक थे। राजेंद्र बाबू वगैरह सब, ये सब तो शरीफ थे। ये लोग तो जो हाँ कर दिया हो गया सब। ये दोनों बड़े चालाक थे। इन लोगों ने परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार से हटा करके सम्मिलित परिवार में बदल दिया और परिवार तोड़ने के सारे साधन उसमें उपस्थित सब हो गया एक शब्द में कि संयुक्त परिवार को सम्मिलित परिवार इन लोगों ने कर दिया। और वहां से सारे परिवार का एक तरह से विघटन शुरू हो गया, क्योंकि समाज की परिभाषा क्या है? स्वतंत्रता और सहजीवन। इन दोनों की तो सबसे पहली पाठशाला कौन सी हुई? स्वतंत्रता और सहजीवन, इन दोनों का तालमेल सिखाने वाली सबसे पहली पाठशाला है परिवार। क्योंकि वो बच्चा कहां से सीखता है? तो बच्चा मां से सीखता है, पिता से सीखता है, परिवार से सीखता है बच्चा। तो परिवार सबसे पहली पाठशाला है कि जो उसको सहजीवन भी सिखाती है और स्वतंत्रता भी। दोनों की का तालमेल समाज शास्त्र है, तो इसकी सबसे पहली पाठशाला है परिवार। और परिवार ही नहीं रहेगा तो बच्चा क्या आपके पास कौन सिखाएगा? सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? और इन लोगों ने परिवार व्यवस्था को ही सबको तोड़ ताड़ दिया। ये जो स्वतंत्रता के बाद जो हुआ, उसके दुष्परिणाम आज आपको पूरे भारत में दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में तो परिवार व्यवस्था का अलग अलग, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का अलग अलग स्वरूप है। भारत ही परिवार व्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और आप लोगों को ये बता दें कि भारत जो आज सारी दुनिया में भारत का रिकॉर्ड बना हुआ है कि भारत के लोग शांति प्रिय हैं। भारत के लोग माने कितने शांति प्रिय हैं कि भारत का ये रिकॉर्ड है कि भारत के लोग गुलाम रह सकते हैं, गुलाम बना नहीं सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये कोई बात नहीं क्या कि गुलाम रहना। हम फिर कहते हैं आपको कि भारत के लोग गुलामी सह सकते हैं लेकिन गुलाम बना नहीं सकते हैं। और इसलिए हमारा रिकॉर्ड है। हम कभी संख्या विस्तार के लिए छीना झपटी नहीं करते हैं कि आओ तुम हमारे अंदर शामिल हो जाओ। भारत के लोग तो इतनी तक मूर्खता करते हैं कि अगर कोई चला गया तो जाने दो, फिर दोबारा आता है तो मत आने दो हमारे अंदर। इतनी मूर्खता करने की भारत के लोगों के अंदर क्षमता है, लेकिन धूर्तता करने की नहीं है। तो मूर्खता और धूर्तता का की अगर तुलना होगी तो भारत के लोगों को ने सहजीवन सीखा है, सहजीवन दुनिया को सिखाया भी है। भारत के लोगों ने कहीं छीना झपटी नहीं की है कभी भी। और इसलिए आज भारत का जो रिकॉर्ड बना हुआ है, तो ये रिकॉर्ड बना हुआ इसलिए कि परिवार में सहजीवन की ट्रेनिंग उसको मिली है बचपन से। लेकिन जब से ये सब उल्टा सीधा हुआ संविधान में, परिवार व्यवस्था को जब से झंझट में डाला गया, तब से परिणाम क्या रहे हैं? व्यक्ति जिसको कि सहजीवन सीखना चाहिए था, वो हो जा रहा है उच्छृंखल। स्वतंत्रता उच्छृंखलता में बदल जा रही है। पूरे भारत में व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पूरा अब उच्छृंखलता, आक्रामक होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि स्वतंत्रता और उच्छृंखलता इन दोनों का
अंतर ही नहीं पता चल रहा है, एकदम बचपन से सीख ही नहीं पा रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है और सहजीवन क्या है, इसका अंतर। तो हो क्या रहे हैं लोग, स्वतंत्रता उच्छृंखलता में बदल रही है, धर्म संगठन में बदल रहा है। कभी हिंदू कभी संगठित नहीं पहले था, संगठन नहीं बनता था कभी भी, क्योंकि संगठन तो बनाते हैं मुसलमान लोग, हिंदू में संगठन है ही नहीं। लेकिन आज हिंदू भी धीरे धीरे संगठन की तरफ बढ़ रहा है, धर्म संगठन बन रहा है। धर्म होता है गुण प्रधान, कभी धर्म संगठन प्रधान नहीं होता है, लेकिन धर्म संगठन में बदल रहा है। स्वतंत्रता उच्छृंखलता में बदल रही है, व्यवस्था सत्ता में बदल रही है। राज्य जो है वो हमारी व्यवस्था करने के लिए है, सिस्टम है वो। राज्य हमको गुलाम बनाने के लिए नहीं है। तो राज्य जो है वो समाज से अपने को ऊपर कहने लग गया, जबकि राज्य जो है वो समाज का सहायक है। ये आज परिणाम दिख रहा है हमारे यहाँ, और ये तीनों परिणाम घातक है। स्वतंत्रता उच्छृंखलता में बदल जाए, धर्म संगठन में बदल जाए, राज्य व्यवस्था की जगह पर, अब जरा सोचिए, हम जब राज्य को बनाते हैं, लोकतंत्र में राज्य को बनाता समाज है, हम राज्य को बनाते हैं, तो राज्य शासक कैसे हो गया? राज्य को तो मैनेजर ना होना चाहिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? समाज। अपॉइंटिंग अथॉरिटी है समाज, और अपॉइंटेड है राज्य, और अपॉइंटेड कहता है शासक, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कहता है शासित। ये तो बड़ी भारी विकृति पैदा हो गई। जो मैं तीन बात आपको बताया, इन तीनों बातों को समझने की जरूरत है कि स्वतंत्रता को उच्छृंखलता में नहीं बदलना चाहिए। धर्म को कभी संगठन का स्वरूप नहीं मिलना चाहिए, उसको गुण प्रधान रहना चाहिए। राज्य को हमेशा मैनेजर प्रबंधक की भूमिका में रहना चाहिए, राज्य को कभी भी शासक की भूमिका में नहीं आना चाहिए। राज्य को कभी स्वयं को समाज के ऊपर नहीं मान लेना चाहिए। ये तीन दुष्परिणाम हुए, और ये तीनों क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमने दुनिया की अंध नकल की। उधर परिवार व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने उसी की नकल करके संविधान बना दिया। ये कोई संविधान है? ये तो नकल किया हुआ है दुनिया का खाली, इसमें तो असल कुछ है ही नहीं है। भारत का तो इस संविधान में एक लाइन नहीं है, खाली नकल किया हुआ, वहां से लिया दो चार लेकर के बना दिए। भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू, फलाना ठिकाना, नकल किए हुए लोगों को हम लोगों ने सब बना दिया। भारत का कुछ उसमें है ही नहीं है। तो ये लोग क्या बनाते? जो ये लोग बनाए वैसा बना दिए, कूड़ा कचरा ला करके हम लोग के सामने प्रस्तुत कर दिए, और हम लोग उसी को ढो रहे हैं आज तक। इसलिए मेरा ये कहना ये है कि परिवार व्यवस्था हमारी जड़ है, और परिवार व्यवस्था को पूरी तरह सशक्त होना चाहिए। संविधान में परिवार व्यवस्था को स्थान मिलना चाहिए। जात धर्म को बाहर करो, वहां से कोई जरूरत नहीं हमको, लड़ा भिड़ा करके सबको रख दिए। तो परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, और अगर संवैधानिक मान्यता परिवार व्यवस्था को मिल जाएगी तो अनेक समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी उससे। और इस पर एक भाग और फिर एक सप्ताह के बाद आएगा। अभी तो हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि परिवार व्यवस्था क्यों आवश्यक है, न रहे तो क्या होगा। अगली बार चर्चा हम लोग ये करेंगे कि परिवार व्यवस्था टूट क्यों रही है, अब कमजोर क्यों हो रही है, और कमजोरी
जैसे दो बातें हैं, एक परंपरागत परिवार व्यवस्था हम लोगों की और एक आधुनिक परिवार व्यवस्था जो भारत में आ रही है। लगातार भारत में परंपरागत परिवार व्यवस्था टूट रही है और आधुनिक परिवार व्यवस्था बढ़ रही है। ये प्रश्न खड़ा होता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या परंपरागत परिवार व्यवस्था होनी चाहिए कि आधुनिक परिवार व्यवस्था होनी चाहिए या कोई तीसरा संशोधित मार्ग होना चाहिए। क्योंकि हम जिस तरह से पश्चिम की आंधी से प्रभावित हो रहे हैं वो खतरनाक तो है। इस तरह हम लोग अगले सप्ताह फिर चर्चा करेंगे कि परिवार व्यवस्था में किस प्रकार का संशोधन होना चाहिए कि परिवार व्यवस्था हम दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। ये विषय आधा हम लोग अगले बार रखेंगे। आप लोग अभी इस विषय पर जो भी प्रश्न करना चाहें आप लोग कुछ प्रश्न करिए। और भाई ये विषय तो जटिल तो है ही। आज आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये तो बहुत माने ऊपर से निकलने वाला विषय है, लेकिन है, हम भी समझते हैं। फिर आप कुछ प्रश्न करेंगे तो और कुछ चर्चाएं आगे बढ़ेंगी इस संबंध में। किसको प्रश्न करना है? पहले तो जो आप बोल रहे थे कि राज्य चाहता है कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से उसका हो जाए, परिवार चाहता है, तो एक व्यक्ति कैसे डिसाइड करे? जैसे व्यक्ति जो है वो तो अब जन्म लिया, वो स्वयं तो उस समय कुछ कर नहीं सकता है जन्म लेते ही। तो जन्म लेते ही व्यक्ति को तीन लोग झपटने लग गए। राज्य कहता है पूरा मेरा अधिकार है, परिवार कहता है पूरा मेरा अधिकार है, समाज कहता है पूरा मेरा अधिकार है। ये बैठ करके निर्णय करें। मेरे हिसाब से तीनों को 33-33% अपना अधिकार रखना चाहिए। वे ठीक है, सबका है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब तक आक्रमण न हो तब तक राज्य को कोई दखल नहीं देना चाहिए। राज्य की कोई भूमिका नहीं आती है जब तक कि परिवार के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं हो रहा है। तो राज्य काहे को दखल देगा? मान लो हम लोग एक परिवार में आपस में तय कर लें कि भाई ठीक है, तुम ये काम करो तो हम ये काम करेंगे। हम लोग घर में आपस में काम बांट लिए। राज्य कौन होता है दखल देने वाला? हम लोग बांट लिए, सहमति से बांट लिए। जब हम लोग दोनों आदमी सहमति से काम बांट रहे हैं तो राज्य को दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो राज्य कहाँ दखल देता है? राज्य तो हर चीज में दखल दे रहा है। परिवार में हर राज्य को ऐसे सारे अधिकार हैं सर्व। जैसे विवाह की उम्र क्या हो तय करने दीजिए ना, परिवार को तय करने दीजिए, गांव को तय करने दीजिए, समाज को तय करने दीजिए। आपको क्या जरूरत पड़ गई उसमें? अगर दो लोग सहमति से विवाह करते हैं तो चाहे वो 21 साल में करे चाहे वो 15 साल में करे, परिवार सहमत है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं आक्रमण नहीं हुआ है। राज्य क्यों दखल देगा? हमको क्या खाना है, राज्य काय को दखल देगा? मान लीजिए कि हमको शराब पीना है, हमको गांजा पीना है, तो हमको शराब पीना है और परिवार आपत्ति करेगा, परिवार हमको बाहर निकाल देगा, गांव आपत्ति करेगा, राज्य काय को दखल देगा उसमें। और फिर एक बात ये सोचिए कि वह निकम्मा राज्य जो नक्सलवाद नहीं रोक पा रहा है, जो आतंकवाद नहीं रोक पा रहा है, जो बलात्कार नहीं रोक पा रहा है, वो तंबाकू रोकता है, हत्या की
माने ये तो बड़ी विचित्र बात है। राज्य क्यों दखल देगा इसमें कि तंबाकू चले रहे कि न रहे? परिवार को रोकने दीजिए। ये राज्य बहुत ज्यादा दखल दे रहा है हर मामले में। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना है राज्य तय करेगा। हम शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो ये राज्य तय करेगा। राज्य कौन होता है तय करने वाला कि हम शाकाहारी रहे कि मांसाहारी रहे? परिवार तय करेगा, गांव तय करेगा। स्वास्थ्य को तय करने दीजिए, राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और बताओ, अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जो समाज में कुरीतियां फैल जाती हैं। हाँ, कुरीतियां जैसे मान लीजिए 10 साल की उम्र में शादी कर दी है बच्चों की, ठीक है, तो बच्चे तो सहमत ही रहेंगे, वो अपोज क्यों करेंगे? जैसे एक मान लो तुम्हारे दिमाग में होगा सती प्रथा। सती प्रथा एक कुरीति थी। कुरीति थी तो राज्य क्यों दखल देगा उसमें? कुरीति के लिए समाज ही तो कुरीति कर रहा है। नहीं, समाज अगर कुरीति करता, राज्य का काम क्या है? राज्य का काम यह है कि अगर किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि आग में डाल दिया जाता है तो मर्डर होगा। डाल दीजिए आप उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए एकदम से, उसकी इच्छा के विरुद्ध। और यदि उसकी सहमति से वो जाकर के अगर वो सती होती है तो राज्य कौन होता है दखल देने वाला? राज्य क्यों किसी भी मामले में कोई कुरीति अगर है और उस कुरीति में किसी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता है तो राज्य दखल नहीं दे सकता है। और फिर मेरा एक कहना है कि राज्य सब कुछ तो नहीं रोक पा रहा है। राज्य का सारा काम थोड़ा है रोकना, तो इसलिए कुरीति। और एक बात और बताओ कि राज्य अगर गलत करेगा तो कौन रोकेगा? राज्य ने अगर कह दिया कि अब शादी बंद 25 साल से पहले नहीं होगी तो कौन रोकेगा? समाज ऊपर होता है राज्य से। तो राज्य ने समाज को गुलाम बना लिया और इसलिए सारी समस्या पैदा हो रही है। कुरीतियां रोकना, बुराइयां रोकना ये व्यक्ति का काम है, परिवार का काम है, समाज का काम है। राज्य का काम बुराई रोकना नहीं है, सामाजिक बुराई। राज्य का केवल एक काम होता है सुरक्षा और न्याय, बाकी कोई काम राज्य का नहीं है। अभ्युदय द्विवेदी जी का प्रश्न है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में एक मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं, फिर और तो एक सप्ताह बाद होगी ही चर्चा। संयुक्त परिवार व्यवस्था और सम्मिलित परिवार व्यवस्था में यह अंतर है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में जितने सदस्य होते हैं उनका परिवार के लिए संपूर्ण समर्पण होता है। अर्थात सबकी संपत्ति ज्वाइंट होगी, सुख दुख ज्वाइंट होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा सुख दुख। सब सारे अधिकार ज्वाइंट होंगे, उसके अलग से अधिकार नहीं होंगे उनको। इन लोगों ने क्या किया? ये नेहरू अंबेडकर एंड कंपनी ने इन लोगों को संपत्ति भी व्यक्तिगत कर दी, सब व्यक्तिगत कर दिया। अब सरकार से अगर कोई मुआवजा मिलेगा तो वृद्ध को अलग मिलेगा, परिवार को नहीं। अब ये बताओ कि अगर वृद्ध को सरकार से 500 रुपया मिला तो वो परिवार में जाएगा कि वो बूढ़े का अलग से होगा? ये लड़ा भिड़ा दिया। महिलाओं को अलग अधिकार, पुरुषों को अलग अधिकार, बूढ़ों को अलग अधिकार। ये संयुक्त परिवार में सारे अधिकार, सारी उपलब्धियां ज्वाइंट होती थी, व्यक्तिगत नहीं होती थी। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में व्यक्तिगत हो जा रहा है सब, क्योंकि इन लोगों ने व्यक्ति को परिवार में अधिकार अलग से दे दिया। ये इन लोगों ने सम्मिलित परिवार बना दिया। ये दोनों के बीच में अंतर है। और कोई प्रश्न है? धर्म क्या होता है और उसका रोल क्या होता है? धर्म गुण प्रधान। धर्म क्या होता है? धर्म जो होता है वो मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं ये बताता है धर्म। ये गुण प्रधान इसीलिए माना गया है। कर्तव्य, व्यक्ति को कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है धर्म, अधिकार नहीं।
धर्म का काम किसी को अधिकार बताना नहीं है। तो धर्म जन्म से होगा या इंसान की चॉइस होती है? नहीं, जन्म वो तो जन्म से ही हो गया उसका। धर्म जो है, ये जो हिंदू मुसलमान ये जो है बना हुआ, ये तो सिस्टम है, धर्म नहीं है। धर्म तो व्यक्ति का गुण प्रधान है, गुण धर्म है। सत्य बोलना धर्म के लक्षण कैसे हैं? सुने हो तुम लोग? धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। 10 धर्म लक्षण। ये इसमें कहीं ईश्वर नहीं है। तुम लोग को एक बात और बता दे, जानकारी दे दे कि नास्तिक आदमी भी धर्मात्मा है। चारवाक तो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। चारवाक ईश्वर को नहीं मानते थे, पूजा नहीं करते थे, कुछ नहीं, लेकिन धार्मिक थे। क्यों? क्योंकि धर्म के 10 लक्षण बताए गए, उसमें पूजा पाठ कहीं नहीं है। पूजा पाठ तो बाद में सब घुसा है। ये सब जो धर्म जो है ये गुण प्रधान है। अब उसको हम लोगों ने बना दिया संगठन। ये विकृति आई है धर्म के अंदर। तो एक ही इंसान के अलग अलग धर्म हो सकते हैं, परिवार के लिए अलग, समाज अलग अलग, एकदम अलग अलग होते ही थे। एक ही, जैसे मैं हूं तो मेरा पत्नी के प्रति अलग धर्म है, पिता के प्रति अलग धर्म है, माता के प्रति अलग है। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ है, तो वो है ना, ये अलग अलग है व्यक्ति का धर्म, ये अलग अलग है। इस तरह से नहीं है जैसे कि आजकल है। क्योंकि जैसे कृष्ण को कहा, कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुम्हारा वर्तमान में ये धर्म है। इसका मतलब कि धर्म अलग अलग कैसे होता है? तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होता है ना। धर्म कोई संगठनात्मक चीज नहीं है। तो किस मूर्ति की पूजा करनी है? ये अपनी स्वतंत्रता है। तो ये क्या है? ये रिलीजन नहीं है तो ये क्या है? कुछ नहीं है, ये तो इसको कहते हैं उपासना। धर्म अलग है और उपासना अलग है। हम किसी के प्रति अगर श्रद्धा पैदा करते हैं तो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये सारे अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग विषय है पूरे के पूरे। इसलिए पूजा पाठ धर्म नहीं है, पूजा पाठ उपासना है। और बताओ तुम लोगों को, किसी को कोई प्रश्न, कोई सवाल दिमाग में? नहीं। तो आज के विषय को हम लोग, कितना हो गया टाइम तुम्हारा? 50 मिनट हो गया, ठीक है। तो आज इस विषय को हम लोग समाप्त करें। मैं समझ रहा हूं कि ये विषय जटिल था, लेकिन जटिल विषय को भी आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी था, जिससे कि इस विषय पर समाज में चर्चा तो पैदा हो, परिवार व्यवस्था पर, कि भाई क्या है परिवार व्यवस्था, क्यों है। लोग समझते ही नहीं है कि क्यों, क्या जरूरत है हम परिवार बनाएंगे, क्या है इसमें। ये सब बातें अगला सप्ताह हम लोग रविवार को फिर 11 बजे इसी परिवार व्यवस्था के दूसरे भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे कि परिवार व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए, संशोधित स्वरूप क्या होना चाहिए, कहाँ से गड़बड़ी पैदा हो रही है, क्यों परिवार टूट रहे हैं, इस टूटन को कैसे रोका जा सकता है। ये सारा विषय हम लोग फिर अगले सप्ताह लेंगे। तब तक आप लोगों से हम विदा लेते हैं। नमस्कार। ये विषय था तो जटिल तो है, ये था, हम भी समझ रहे थे।